जी आजमगढ़ की इस बौद्धिक सरजमी पर पेरियार नरेंद्र सिंह यादव और संविधान दिवस के इस मौके पर आयोजित इस सम्मेलन में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है। इनकलाब जिंदाबाद। सम्मानित मंच और दोस्तों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है। 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में हम याद करते हैं और इससे ताकत लेते हैं, अपने इतिहास से जुड़ते हैं। तो ऐसे दिन पर कोई आयोजन हो और वो अभी संविधान की चिंता के साथ साथ एक मौका और जुड़ जाए कि पेरियार नरेंद्र सिंह यादव की जो ग्रंथावली है, पूरी समग्र रचनावली, उस पर भी बात हो, तो ऐसे सहयोग बहुत दुर्लभ होते हैं। सबसे पहले मैं उस लंबी वैचारिक क्रांतिकारी बौद्धिक परंपरा जो इस जिले की रही है, उसको याद करते हुए इसी जिले के शोधार्थी धर्मवीर गगन को बहुत सारी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक क्रांतिकारी काम किया है और उत्तर भारत में पेरियार नरेंद्र सिंह यादव को फिर से बहस में ला खड़ा किया है। तो एक तो संविधान पर बात करनी हो और दूसरे पेरियार नरेंद्र सिंह यादव के बहाने बात करनी हो और तीसरे आजमगढ़ में बात करनी हो। आजकल कुछ नए नए लोग इस जिले से जुड़कर आपके लिए और हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारे और आपके पिछड़ेपन का कारण यह है कि हम सब मनपढ़ हैं। तो हमारे और आपके लिए आजकल यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों के पिछड़ेपन का कारण है कि वो मनपढ़ है। ये न हंसने की बात है और न ताली बजाने की। ये सोचने की बात है कि कोई आपके जिले का प्रतिनिधित्व करे संसद में और वो ये कहे कि मनपढ़ लोगों का इलाज या तो ऊपर भेजकर हो या उन्हें जेल में भेजकर हो या ठेहुना फोड़ कर हो। समझ रहे हैं ना? नाचने वाला। मैं नहीं चाहता था कि इस वैचारिक गोष्ठी को इस बात से शुरू करूं, लेकिन असल में यहाँ तो जागरूक लोग बैठे हुए हैं। इस जिले में जागरूक, चेतना संपन्न, सजग और वैचारिक लोगों की तादाद क्या अब इतनी कम रह गई है कि इस जिले की नुमाइंदगी करने वाले लोग इस तरह के उथले बयान दें और उसके बाद भी ये शहर खामोश रहे, बर्दाश्त कर ले। तो मुझे चिंता नजर आ रही है कि उस विरासत का, उस प्रबुद्ध क्रांतिकारी संघर्षशील विरासत का आज कहां खड़ा हुआ है। इस जिले में कोने पर किसान अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, उनके आंदोलन को दबाया जा रहा है और उसकी चर्चा जिले में ही पूरी नहीं है, बाहर क्या होगी। मुझे अफसोस है कि ये क्रांतिकारी वीरों की प्रबुद्ध जमीन आजमगढ़ शायद अपने विरासत से कोई न्याय करती हुई नहीं दिख रही है। मैं अपनी चिंता आपसे साझा कर रहा हूं
और मैं यहां खड़े होकर सबसे शुरुआत में ही मनुरी में संघर्ष कर रहे उन सभी किसानों को अपनी पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से उनका समर्थन करता हूं और उनकी लड़ाई में अपना योगदान देने की बात करता हूं। और तब हम सारे लोगों की एक विडंबना तो है ना, कन्विंस करने की। हम सारे लोग कम से कम इतने जागरूक तो हैं और सजग हैं कि आजकल इस समय किसी हवन कीर्तन में, किसी धार्मिक आयोजन में कहीं नहीं बैठे हुए पेरिया ललित सिंह को याद करते हुए संविधान दिवस मना रहे हैं। तो इसलिए आपके सामने मैं कौन सी ऐसी नई बात बोल दूंगा, या इस मंच के लोग, धर्मवीर ने तो काम किया है, उनके पास बोलने के लिए है। ज्योतिराम सर हम लोगों के बीच में है, संघर्ष का, वैचारिक हस्तक्षेप का एक लंबा अनुभव आपके पास है, आप अपनी बात रखेंगे। मेरे पास शायद ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आजमगढ़ वाले लोगों को न पता हो। तो कुछ चिंताएं हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, और वो चिंता यही है जिसका इशारा अभी धर्मवीर ने अपने बात के आखिर में किया, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सारे वैचारिक लोगों का, जागरूक लोगों का दायरा इतना सिमटता जा रहा हो कि नेहरू हाल की गोष्ठी हो तब तो भर जाएगी, अच्छा हो जाएगा, जिले और आसपास के लोग आ जाएंगे, विमला जी, सच्चिदानंद जी, मंडल आर्मी के लोग आयोजन इतनी मेहनत से, इतनी विपरीत परिस्थितियों में करेंगे तो आयोजन तो सफल हो जाएगा। लेकिन मुझे चिंता यह है कि हमारी लड़ाई क्या सफल होती दिख रही है, या वो सफल होने की दिशा में दिख रही है या नहीं। क्योंकि इस आयोजन के बाद शायद हम लोग बोलकर चले जाएंगे, आप सुनकर चले जाएंगे। अगर ये लड़ाई इससे आगे नहीं बढ़ी तो इस आयोजन का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। और असल में मेरे मन में आजकल एक बिंब बन रहा है, देश भर में घूमने के बाद, चीजों को नजदीक से देखने के बाद, शायद एक किस्म का बिंब बन रहा है साहित्य का विद्यार्थियों कि हमारे समाज में बुद्धिजीवी, जागरूक लोग 10वें महले पर बैठे हुए हैं, नेता चौथे 5वें महले पर है, और जनता जमीन पर खड़ी हुई है, और इन तीनों के बीच इतना अंतराल, इतना गैप है कि तीनों एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे। हमारी भाषा हमारे गांव के लोग नहीं समझते। मैं एक जगह गया, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, और गांव में जाकर के वहां गांव के लोगों का सम्मेलन था, और मैंने कहा कि संविधान खतरे में है। छोटा सा सम्मेलन, संविधान खतरे में है। जब मैंने उनसे ये बात कही तो पूर्वांचल का इलाका था, तो पीछे से कुछ लोग बोले ई का होला, कब से खतरे में होगा, कैसे खतरा में? हम कहे सामाजिक न्याय की हत्या हो रही है, तो कहे तो बहुत बड़ा पाप के करता, आरक्षण खत्म हो गया, तो कहीं कोने दुकान मिला। और ये सच बात ये है कि जिन लफ्जों में हम बात करते हैं, हमारी जनता उन लफ्जों के मायने उस तरह से नहीं समझती, और ये अंतराल है हमारे और उनके बीच। और इस आलोचना में मैं खुद को शामिल कर रहा हूं। संविधान दिवस के दिन अगर इस सभागार में बैठे हुए लोग, हम सारे लोग इस बात के लिए परेशान है कि भारत का संविधान खत्म किया जा रहा है, तो इस सभागार में बैठे लोगों को थोड़ा ही समझाने की जरूरत है कि कैसे खत्म किया जा रहा है। और मैं तो इसे और आसान भाषा में कहता हूं, मेरी समझदारी, कि कोई खत्म किया नहीं जा रहा। असल में भारत के संविधान की मूल आत्मा को खत्म कर दिया जा चुका है। अब केवल लिबास बचा है बाहर से दिखाने के लिए, अंदर से कुछ बचा नहीं है। हम भ्रम में हैं, अपने को दिलासा दिला रहे हैं कि थोड़ा सा आरक्षण बचा है, थोड़ा संविधान बचा है, लोकतंत्र बचा है। यहां चुनाव हो रहा है, कहां से कितनी ईवीएम गायब हो जा रही है पता ही नहीं।
इस देश में जब भी ईवीएम गलत वोट डालती है तो एक ही चुनाव चिन्ह पर वोट जाता है। अरे भाई, अगर ईवीएम गलत वोट डाल रही है तो एक आध बार निर्दलीय को भी एक आध वोट चला जाए। हर बार कोई गलत वोट उन्हीं को क्यों जाता है? बौद्धिक लोगों इशारे में बात कह रहा हूं, समझ जाएंगे। तो तमाम तरह की मशीनों को हैक कर लिया गया है और चुनाव के परिणाम बदल दिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ के लोग, इस बात को मुझे इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस समय सुन रहा था कि आजमगढ़ में जहां ईवीएम रखी गई थी, हम लोगों के बचपन में, मेरे ननिहाल में मैं जाता था उधर, तो वहां पता चलता था कि सेंधमारी हो गई है। रात में चोर आए और सेंध मार करके चोरी करके ले चले गए। जमाना बीता, सेंधमारी अब हम लोगों के समय उस तरह से दिखती नहीं। अब सेंधमारी इस मुल्क के निजाम करवाते हैं। बाहर का गेट बंद है जिसमें ईवीएम रखी हुई है, पीछे से दीवार तोड़ करके सेंधमारी हो गई। इसी आजमगढ़ का कांड हुई थी कि नहीं? किस्सा आपने सुना ना। अब कहां लोग तो बचा हुए? मशीन हैक कर लिया, सिस्टम हैक कर लिया। जहां चुनाव हार रहे हैं वहां 2000-4000 से जीत करके वो अपनी सरकार बना रहे हैं। जीते हुए प्रत्याशियों को बिहार के भी साथी आए हुए हैं। बिहार में घोषणा कर दी गई आप जीत गए हैं, थोड़ी देर बाद लाइट जाती है, जैसे अभी लाइट गई थी ना, लाइट जाती है तो उतने में खेल हो गया, पता चला आप 200 वोट से हार गए। सही है कि गलत? ये उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के बगल में जौनपुर के लोग आए हुए हैं। और जौनपुर में एक प्रत्याशी के साथ इसी चुनाव में यही हुआ। कहां लोकतंत्र और कहां भारत का संविधान? और कितना बचा है? और उसके बाद मशीन हैक से ज्यादा गंभीर सवाल संविधान दिवस के दिन मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए कि लोगों का दिमाग हैक कर लिया गया है और उन्हें पाखंडवाद और अंधविश्वास में फंसा करके पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलाम बना दिया। तो जिनसे आपकी लड़ाई है वो एक मोर्चे पर काम नहीं कर रहे, वो कई मोर्चे पर काम कर रहे। हमारे लोगों की सरकार बनी तो अच्छा भी काम किया। यूपी बिहार में बहुत सारा बदलाव हुआ है। रथ यात्रा को रोकने वाले बिहार में चौथे राम सर बैठे हुए हैं, बहुत सम्मानित अग्रज। इन लोगों ने जो अप्रोच लिया हिंदी साहित्य में चीजों को देखने का, वो लोक कर लिया और इसीलिए इन्हें लोक धर्मी आलोचक कहा जाता है। हमारे यहाँ साहित्य में भी कई तरह के विमर्श रहे, विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन असल में जो सामाजिक न्याय की पूरी चेतना है वो लोक से जुड़ी हुई है। तो बिहार के लोक में तो ये था, चूंकि मैं अभी अपने परिवार से ही शादी ब्याह के माहौल से निकल कर आया हूं, लेट इसलिए आया कि पिछले 2 दिन से सोया ही नहीं हूं, अभी भी नहीं सोया हूं। तमाम जिम्मेदारियां थी, इसलिए आयोजकों से माफी भी मांगता हूं। हमारे यहाँ पहली बार हमने ये किया कि बिना बाभन के ब्याह हो गए। अरे पहली बार। अब मुझे बड़ा आश्चर्य है, तमाम लोग यहाँ के आए हुए थे। अच्छा, मैं भी घबराया हुआ था कि वहां वो विशिष्ट व्यक्ति नहीं होगा तो कैसे होगा, लेकिन इतना सोच लेते कि वो नहीं होगा, बाकी जैसे भी होगा चल जाएगा। क्योंकि हमें व्यक्ति से नहीं लड़ना था, हमें तो उस विचार, उस अंधविश्वास, उस पाखंड से लड़ना था। हमारी माँ जो है बहुत घबराई। मेरे पिता तो इसी आजमगढ़ की जमीन के पुराने कम्युनिस्ट कॉमरेड, जिन्होंने अपने पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया तो गांव वाले कहते थे पगला गया। वो कहते थे कि क्लास स्ट्रगल है। कार्ल मार्क्स, भगत सिंह की बात करते थे। और वहां भी गौवा में लोग कहीं के प्रधानिक चुनाव के लोग ना लड़ल नहीं जानते थे लोग, और वो उनकी बात करते हैं। मैं इस जमीन को इस तरह से देखता हूं कि तमाम संसाधनों के अभाव में भी इस जमीन ने राहुल सांकृत्यायन से लेकर प्रोफेसर तुलसीराम को पैदा किया, कैफी आजमी से लेकर के अल्लामा शबीर नुमानी तक लोगों को पैदा किया, जिन्होंने शिक्षा, कलम और किताब से इस सरजमी पूर्वांचल के इस कोने को बौद्धिक और तार्किक रूप से हमेशा उर्वर रखा है। और हम लोग तो सही बताएं, भोजपुरी में 12वां जब से लोगों को पता चला कि हमारा घर आजमगढ़, आधा काम से यही सब हो जाए।
ये इसकी छवि है आज। तो ये दो चार जमूरे टाइप के लोगों के नेता बन जाने से इस जिले की छवि नहीं बदलने वाली। मेरे लिए ये जिला प्रोफेसर तुलसीराम का जिला था, है और रहेगा। मैं वहां से उठ जाने। तो उस तरह से जब खान से लड़ने के लिए सब हुआ और हो गई शादी, अब जैसे ही मैंने ये महसूस किया कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है और हो गई, उसके बाद हमने घर वालों से भी पूछा, गांव वालों से भी पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि अरे झूठे हो, कुल 4 घंटा वही में झूमल करे ना, दक्षिणा पे दक्षिणा लेते रहे ना, इधर आधा घंटा में कुल कमवा नहीं पड़ेगा, इससे बढ़िया भी आता। अच्छा, इसके लिए कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं थी। हमने अपने आगे नाव को फोड़ लिया। हमने उससे पूछा कि कमवा तो तू ही करावला, तो कह कुल कमवा मैं ही कराई। पंडित जी क्या करना, तो मंत्र पढ़ा ना। हमने कहा समझ में तो आवला, तो कुछ ना आवला। और आज हमारे घर पे अरसे बाद सर एक सज्जन आए, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाकया, पुराने लोग इस पर शोध करें, हम लोग भी खोजेंगे। उन्होंने कहा कि कन्यादान का जो मंत्र आज भी हिंदू रीति रिवाज में पढ़ा जाता है। और मैं जा रहा था जब बिहार अपनी बौद्धिक जमीन, अपने लोग को ढूंढने, अपनी राजनीति के चश्मे से, तो मुझे डोला प्रथा याद आ रही और उस मंत्र का अर्थ उन्होंने बताया। मैं भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं भी इसको खोजूंगा कि कन्यादान से लेकर के विवाह के तमाम मंत्रोच्चार वो वही डोला प्रथा का संकेत करते हैं कि पहले अगर किसी दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित घर में शादी विवाह होगी तो पहले दुल्हन विदा होकर 2 दिन के लिए किसी और के घर जाती थी और उसके बाद आपके यहाँ आती थी। यह अगर आपका समाज है तो आप किस बात के लिए कहते थे कि सोने की चिड़िया और विश्व गुरु हैं? अरे ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। ऐसा जाति और धर्म के नाम पर इस देश में हुआ है जिसे आज भी आने वाली पीढ़ियों को आप बता नहीं सकते। ऐसी ऐसी प्रथाएं यहाँ पर है और उससे लड़ाई लड़ी बिहार के लोगों ने। और आज भी हम एक बार सर कह रहे थे कि लोग के पास जाना चाहिए धर्म को खारिज करने के लिए, तो हमने कहा डी बाबा का पूजा हो गया, आप लोग भी जानते हो डी बाबा, तो हमने कहा उसको पूछो। तुरंत एक वरिष्ठ व्यक्ति आया और कहा कि ये जो डी बाबा पूजाते हैं यह भी वही गांव, मोहल्ले, कस्बे के वो सामंती जातिवादी लोग थे जिनके सामने से अगर विदाई हो रही है तो दुल्हन 2-3 दिन के लिए वहीं रख लेते थे। और वो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत पुरानी बात नहीं, 30-40 साल पुरानी बात। कहां है आपकी मनुष्यता और कहां है आपका भारत का संविधान कितना लागू हुआ था? मेरा सवाल ये, जो लोग जिनके जीवन का कद और अहमियत कीड़े मकोड़ों की जैसी थी जब भारत का संविधान नहीं था। भारत के संविधान ने पीढ़ी दर पीढ़ी वंचित शोषित लोगों को एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर एक संवैधानिक बुलडोजर चला करके सबको बराबर कर दिया। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, इसलिए भारत के संविधान को मिला। और इसलिए मैं याद कर रहा हूं आज के दिन भारत के संविधान के खात्मे की बात, कि वो जो लड़ाई बिहार में लड़ी गई, वहां से चल करके कर्पूरी ठाकुर से लेकर के त्रिवेणी संघ मुझे याद आता है। और उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ उस समय काम कर रहा था। जब हमने ये पढ़ा, जाना, समझा, तो ये पाया कि हमारी तो वैचारिक विरासत कहीं और थी जिसे हमें पढ़ाया ही नहीं गया। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। आज ही शाम को ये हुआ, 2 आदमी पूरा भभूत लगाए, उन सबों को देखे कि भाई इनके यहाँ बिया हुआ भरल, अब टेंट वेंट ऐसा भरल, आगे हर महादेव करके। तो मैं ऊपर खड़ा था, मैंने कहा तो कहे कुछ दे महादेव के नाम पर। तो हमने कहा क्या? तो कहे कुछ भी दक्षिणा। तो हमने कहा कि यहाँ नहीं दी जाती। तो वो आदमी क्या बोला, मैं सर जानबूझ के इस बात को यहाँ कह रहा हूँ। वो कह रहा है कि यदुवंशियों के घर में धर्म का अपमान। हमने कहा हाँ, आ जाओ मेरी यहाँ लड़ाई सिंह की बात कर। तो हमें लगा कि यहाँ वो बात बोलनी चाहिए। तो हमने उससे पूछा कि भाई क्यों मांगते हो, क्या करिए हो ऐसा? तो कहे हम बाबा हैं। तो कहे मतलब? हमने कहा कौन सी डिग्री लिए हो? तो कहा डिग्री थोड़ा हम सीधे ऊपर है उतर।
हम लोगों की एक डिग्री, एक कागज अगर कम हो तो न नौकरी मिलेगी न एडमिशन मिलेगा। उनको बिना डिग्री के भी ब्रह्म का अवतार बना करके, भूदेव बना करके इस देश में पूजा गया, और वर्तमान हुक्मरान इस मुल्क के उसी पूजने और पुजाने की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। इसे मैं कह रहा हूं दिमाग को हैक करना। हमारे गांव में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी पर आए, अब कांवड़ हुआ केहू ना जाता। 15 साल बाद सरकारी नौकरी वाले जीरो हो गए, अब आधा गांव कांवड़ हो जाता है, विकास होगा। और मुझे इस बात की चिंता है। और संविधान दिवस के दिन अगर हम यहाँ ये बात करने आए हैं कि संविधान खत्म नहीं हुआ, उसे बचा लेंगे, मैं एक नकारात्मक बात कर रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ कि संविधान खत्म हो चुका है। आने वाली पीढ़ी को बस जवाब आपको देना है कि जब खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो चुनाव की हालत आपके सामने है, फिर लोकतंत्र कहां बचा? न्यायपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका में भी पुराने लोग हैं। हमारे मंडल आर्मी साथी बैठे हुए, अनुरोध अकेला लड़ा था भैया। मंडल आर्मी के लोग संविधान को बचाने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने। एक बार सोच के देखिए, मंडल लागू किया तो आंदोलन करना पड़ा, तब मंडल लागू हुआ। उसी इतिहास में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत हो गया है, चौधरीराम सर को हम लोग सुनेंगे। उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, लागू हो गया तो कोर्ट में लड़ना पड़ा ना। ये तो शुक्र है बीपी मंडल का कि उन्होंने इतनी शानदार रिपोर्ट बनाई थी कि 9 जजेस की बेंच में भी ये बात खारिज नहीं हो पाई कि इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार जाति है, इसलिए ओबीसी को आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाएगा, आर्थिक आधार पर नहीं। वो मंडल कमीशन की अनुशंसा इतनी शानदार और इतनी तार्किक, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और कोर्ट में जब आप जीते तभी क्रीमी लेयर का एक फाउंडेशन लगा दिया गया कि आपके समाज के जो लोग लड़ सकते थे उनको इस सुविधा से बाहर कर दिया गया। और समाज आरक्षण आ गया पिछले दिनों, उसको कुछ लोग सुदामा कोटा का आरक्षण कहते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, 7 दिन सुनवाई, 40 याचिकाएं, उस कोर्ट में ऑनलाइन बहस है। आप लोगों को सुनना चाहिए, इस मुल्क के आज के हालात को जानना हो तो। और इस मुल्क में सामाजिक न्याय की बात करने वाले केवल 2 दल, और 2 भी नहीं कह रहा हूं, 1.5 दल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा में निर्णय नहीं लिया था, राज्यसभा में आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया और विरोध किया ईडब्ल्यूएस का। एकमात्र पार्टी है डीएमके, जो पेरियार की जमीन की पार्टी है, उसने बोल सकते। और उसके बाद जब कोर्ट की सुनवाई हुई तो अंत में क्या निर्णय आया आप सबको पता होगा। 3 और 2 से फैसला उनके पक्ष में गया, ये गलत बात है। 5-0 से फैसला उनके पक्ष में गया, क्योंकि बाकी 2 जज भी ईडब्ल्यूएस होना चाहिए इस पे सहमत थे। आपत्ति इस बात पर केवल थी कि जो ईडब्ल्यूएस है गरीब में एससी एसटी ओबीसी को भी शामिल किया जाए, और उसे इतना कमजोर कर दिया गया कि आज वो राम मंदिर पर फैसला सुनाता है और कल जाके राज्यसभा में शपथ ले लेता है। फिर कहां से निष्पक्ष न्यायपालिका बची और कहां लोकतंत्र और संविधान बचा। मीडिया की हालत आप जानते हैं, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मीडिया वाले सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ज्योतिष बताते हैं, जो साइंस से चलती है टीवी, उस पे गौड़ा गणित बताते हैं। मंगल ग्रह को पता ही नहीं कि उसके नाम पर यहाँ कितने लोगों के बियाह टूट जाते हैं। राहु केतु, और वही टीवी पर सुबह पाखंड और शाम को दंगा कराने की खबरें। तो न न्यायपालिका, न कार्यपालिका, न जो है चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग, न मीडिया, अगर इन सब की हालत ये है तो भारत का संविधान कहां बचा? तो ये मेरी चिंता है। शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, आप कहेंगे कि भारत का संविधान बचा है और इतने सारे लोग इस मौजूदा निजाम के खिलाफ बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं, बुलडोजर और जेल जाने से डरे बिना बोल रहे हैं, तो संविधान तो बचा है। जी हाँ, इतना बचा है कि अभी बोल ले रहे हैं, और 1-1.5 साल बाद निर्णय आपके हाथ में है कि यह भी नहीं बचेगा। आप हो, जिंदा हो,
इसी को शुक्र मनाइए कि भारत का संविधान बचा है। आपकी बोलने की आजादी छीन ली जाएगी और तब भी आपको कहा जाएगा कि भारत का संविधान तो है। इंदिरा गांधी होती तो पछताती कि हमने घोषित आपातकाल क्यों इस देश में लगा दिया। बिना घोषित आपातकाल के भी इस देश को हर तरह से आपातकाल में झोंक दिया गया। तो साथियों, मेरा दूसरी और आखिरी बात केवल इस बात पर है कि जब संविधान की हालत यह है, लोकतंत्र की हालत यह है, तो उस समय हमें उम्मीद की रोशनी कहां से आती है? हमें आपस में रोशनी नहीं आती। माफ कीजिएगा, हम ओबीसी भी एक नहीं हो पाए, बहुजन एका का तो एक ख्वाब देखते हैं। सच बताइए, आपके यहाँ जातियों में बांट करके जाति को जाति से नहीं लड़ाया जा रहा, ओबीसी को ओबीसी से नहीं लड़ाया जा रहा। ओबीसी का सारा हक इन्होंने छीन लिया, दलितों का सारा हक इन्होंने छीन लिया। ये दुश्मन है, जो आपके साथी थे उन्हें आपका दुश्मन बना के पेश कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद की रोशनी इधर से कम नजर आ रही है। मुझे इस स्याह रात में, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। पेरियार लई सिंह की ग्रंथावली ऐसे वक्त में एक सूरज के निकलने की तरह मुझे रोशनी देती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैं इस आयोजन में आके और ये आखिरी अंतिम बात, उसके बाद हम लोग चौथेराम सर को सुनेंगे कि ये जो वैचारिक काम हुआ, ये वैचारिक काम हमें दिशा दिखाने के लिए हो। और ये बात सच है, पेरियार लई सिंह बनना बहुत मुश्किल, असंभव नहीं है। पेरियार लई सिंह तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाते हाथ, जो घर जा रहे हो अपना चले हमारे साथ, वो घर फूंक तमाशा देखने की हिम्मत इस देश में कोई दूसरा कबीर तो नहीं पैदा किया ना। कबीर कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, कोई पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी। एक किस्सा है, भक्ति आंदोलन पे सर का काम है संत काव्य पर, मैं वहां से एक रेफरेंस ले रहा हूं कि एक व्यक्ति सारे शास्त्रार्थ में पांडे पुरोहितों को हरा दिया, तो अपनी मां से बोला कि सबसे बड़ा विद्वान तो मैं हूं, और मां कबीर को मानती थी। उसने कहा कि जाके जिस दिन कबीर को हरा दोगे उस दिन मैं मानूंगी कि तुम बहुत काबिल हो। वो सारा वेद पुराण एक बैल पर लाद करके चल दिया कबीर के घर शास्त्रार्थ करने। और किस्से में ये मिलता है कि जब वहां पहुंचता है तो वहां कबीर के संतान मिलती है, तो वो पूछती है कि भाई क्या बात है? तो कहा कबीर से मिलना है। तो कहा ये क्या है? तो कहा कबीर से शास्त्रार्थ करने आया हूं, कि सारा वेद पुराण सब बैल पर लाद करके। तो वो दोहा तो मुझे एक इशारा लगता है कि जन कबीर का शिखर घर बाट सलेली गैल, यानी उस कबीर का घर तो वैसे शिखर पर है जिसकी राह इतनी रपटीली है, पांव न टीके पिपेल का, चींटी का पैर तो टिक नहीं सकता। पंडित लादे बैल, ये बैल लाद करके आप उससे शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं। मगर इस देश की परंपरा में हम और आप डर जाते हैं साहब कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। जय भीम जय मंडल का नारा लगाने में हिचक जाते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए हमारी आवाज दब जाती है, और एक व्यक्ति आपके मोहल्ले आपके चौराहे पर खड़े होकर के कहता है, और मुझे फिर ज्योतिबा फूले याद आ रहे हैं। अब आजमगढ़ में है तो चुटकुला तो सुना ही नहीं। नाम है रचना का तृतीय रत्न, और आदमी गया और कहा कि पंडित जी बहुत जीवन में कष्ट है। तो उसने कहा कि आपका शनि ठीक जगह पर नहीं है। कहा कैसे ठीक होगा? तो कहा हवन करा दीजिए। कहा कितना खर्चा आएगा? तो कहा 1 लाख खर्चा आएगा। कहा इतना पैसा ना हो हमरे। तो कहा अच्छा तुम्हारे बड़े सेल लगा देते 50% डिस्काउंट, आधा पैसा था शनि ठीक जगह पे आ जाएगी। वो आदमी कहा इतना पैसा भी ना। फिर वो कहा कि अच्छा ऐसा है कि 10,000 रुपया दे दा तो आप शनि ठीक कर दे। वो कहला कि हमारे पास इतना ना है। फिर वो कहा कि अच्छा ऐसा है कि 1,000 रुपया था, 1,001 रुपया, एगो मंत्र दे देती है, पढ़त रहिया शनि ठीक हो जाए, और जब पैसा हो जाए तो पड़की वाली हवन करा लिया। वो आदमी खड़ा होकर जेब दिखा के बोला कि हमारे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं। पंडित नाराज होते हुए खड़ा होकर बोला
जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात कौन लिखा है? ज्योतिबा फूले। किताब का नाम क्या है? तृतीय रत्न। हमारे पुरखों ने इस बोंगा पंडित और पाखंडवाद की सदियों से धज्जी उड़ाई है। हम कमजोर लोग हैं जो अपने पुरखों को भी क्लेम नहीं कर पाते, इसलिए हमारी आज ऐसी हालत। और इसलिए इस वैचारिक कार्यक्रम को मैं ऐतिहासिक कार्यक्रम मान रहा। घर घर ले चलिए। मुझसे एक व्यक्ति फोन किए कि बिहार में आपको बुलाना है, आप तो छाए हुए। हमने कहा कोई छाए हुए नहीं है, हम तो छाए हुए हैं अम्बेडकर, बिरसा, फूले और पेरियार से। हम तो उन्हीं की बात करते हैं। हमारे पास हमारा क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। हम तो वैचारिक जमीन की एक कड़ी मात्र है, और मुझे वैचारिक जमीन पेरियार ललई सिंह से नजर आती है। और ये आखिरी अंतिम बात कि वक्त कितना भी बुरा, हमें रोशनी जो मिलती है वो विचार से मिलती है, और विचार की श्रृंखला किताबों और कलम से मिलती है। सियासत में बैठे राजनेताओं को आपने दो लोगों को सर पर चढ़ाया, बहुजन समाज के लोगों, एक को नेता को और दूसरा अधिकारी को। आप खोज कर देखिएगा, आपके जिले का कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई सोशल एक्टिविस्ट अपने घर का खर्चा चलाने में फेल हो गया होगा, और उसकी क्रांति उसके दहलीज पर जाकर दम तोड़ दी होगी, और समाज उसके पास कभी नहीं गया होगा। और एक व्यक्ति कोई आईएएस बन जाए, कोई पीसीएस बन जाए, कोई नेता विधायक प्रधान बन जाए, उसके पीछे लोग पूरा रेला लगा देते हैं। हमने अपने लड़ने वालों को तो कोई न्याय ही नहीं दिया, और उसके बाद हम परेशान होते हैं कि हमारा समाज बदलत ना है। हमने अपने जमीन को बेचा है तो खरीदने वाला तो उससे व्यापार ही करेगा। बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, ललई सिंह, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, इन सारे लोगों ने जमीन को नहीं बेचा, वैचारिक लड़ाई लड़ी। और आखिरी बात, उस वैचारिक लड़ाई को आज कैसे लड़ सकते हैं? ओबीसी को जिस दिन घर पे समझाने जाएंगे, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, मैं अपनी बात साझा कर रहा हूं। ओबीसी को जाके कहिए कि आप शूद्र हो, वो तो वहीं दौरा ले मारे बते। लाठी हमारे पास, जमीन हमारे पास, खेती किसानी हमारे पास, चाटे फॉर्च्यूनर हमारे पास, हम की कदम शूद्र नहीं माने। जब यह बात आई मेरे सामने तो मैंने एक रास्ता देखा कि ज्योतिबा फूले साहब ने कहा कि ये जो शूद्र है, यह परंपरा तो आर्यों के आने के बाद बदली है, और यहाँ के लोग जो खत्रप छत्रप छत्री बना है वो तो खेत से बना है। तो इस मुल्क के किसान, कामगार, मेरा जातियां कोई शूद्र वूद्र नहीं थी। जब आर्यों का आक्रमण हुआ, उनके सामने जो झुक गए, बिक गए, उनका उपनयन संस्कार करके उन्होंने द्विज बना लिया, और बाकी सबको शूद्र में ढकेल दिया है। हमारे पुरखे, अगर महात्मा बुद्ध के विचारों को दुनिया में फैलाने वाले सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती राजा हैं, तो वो शूद्र कैसे हैं? बाल प्रतिहार गुर्जर वंश हमारा, यदुवंश का वंश हमारा, तमाम गोंडवाना लैंड आदिवासियों का, तमाम देश में ऐसे राजा हुए जो आज एससी कम्युनिटी में आते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी ये तो शासक जातियां रही हैं, ये कभी गुलाम नहीं रही। और ये पिछले दिनों पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद और सामंतवाद ने उन्हें गुलाम बनाया। वापस हमें गुलामी को दूर करना है, एक बात। और दूसरी बात, गुलाम को गुलामी का एहसास करा तो बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा, ना तोड़त हुआ बड़ा दिक्कत। बाहरवा तोड़त हूं, घरवा ना तोड़त। ये हमारा राइट। मेहरारुओं को कहते हैं मेहरारू ना माने ले। मेहरारू को दोष देकर के आपने सारा ठीकरा महिलाओं पर फोड़ दिया। महिलाओं को घर में कैद किसने किया? महिलाओं को बाहर जाने से किसने रोका? महिलाओं को पढ़ने जाने से किसने रोका? और हम बार बार चुटकुले में भी कहते हैं कि मेहरुआ ना मानत है। इस देश के पुरुष के सुधर गए हैं क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। सब बिगड़े हैं उतना जितना बिगड़ना चाहिए। आखिरी सुझाव मेरा, यही बात खत्म कर रहा हूं, जोड़ने के सूत्र खोजने होंगे। मसलन
ओबीसी में जिस दिन आप ये कहने लगेंगे अहिर कुर्मी कोयरी इनके खिलाफ इस देश में माहौल बनाया गया है भाई, आप सबसे ज्यादा शोषक हो गया होगा ना। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, निषाद, मल्ला, प्रजापति, कश्यप, निषाद, इन लोगों के थोड़ा बहुत तो सही मानता भी हूं, जिम्मेदारी ज्यादा जिसकी थी, जिसके पास खेत ज्यादा था, जिसकी संख्या ज्यादा थी, उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। लेकिन सारी जिम्मेदारी क्यों? क्योंकि आपको विलन बनाकर पेश कर दिया जाए और असली दुश्मन से आपको पहचानने न दिया जाए कि आपको लड़वा कौन रहा है। अच्छा मान लीजिए इस उत्तर प्रदेश में ही अहिर, कुर्मी, कोयरी 3 जाति बदनाम है ना, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों मिला खुल के बात होनी चाहिए ना भाई। आजमगढ़ की बौद्धिक जमीन पर जलेबी बनेले से काम ना चल रहा। 3 जातियां सबसे बदनाम है ना, सारा हक इन्होंने ले लिया। उत्तर प्रदेश में कितना वाइस चांसलर इन जातियों के हैं, कितना जो है ब्यूरोक्रेट इन जातियों के हैं, कितने जज इन जातियों के हैं, कितने सेक्रेटरी रैंक के ब्यूरोक्रेट इन जातियों के हैं। अगर इन जातियों ने हक छीना तो लेके कहां चले गए? यह बात जानते हैं कौन बताया? जो ब्यूरोक्रेट, जज, वकील, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, डीन, प्राचार्य 98% वो लोग बने बैठे हैं जिनकी आबादी 2% भी नहीं है। वही आपको समझाता है कि आपका हक तो आपका भगवा छीन लिया और इसीलिए वो जाति जनगणना नहीं होने देना चाहिए। अगर तुम कहते हो कि इन्होंने हक छीन लिया तो जाति जनगणना कराओ ना भाई, देश में बताओ कि किसने किसका हक छीना। और अगर वाकई ओबीसी के कुछ जातियों ने बाकी जातियों का हक छीना है तो बाकी जातियों के न्याय के लिए ओबीसी की उन जातियों से उनका हक छीना भी जाना चाहिए। मैं सुधार की बात भी कर रहा हूं, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल आपको लड़वाने में किया जा रहा है। ऐसे ही दलितों में किया जा रहा है, ऐसे ही आदिवासियों में किया जा रहा है। तो मेरे सामने सूत्र नजर आता है इस बौद्धिक सरजमीन के लोगों। गांव में अगर आप जाएंगे तो आपसे आपकी जाति आपसे पहले चली जाती है और इसलिए जोड़ने का सूत्र संघर्ष का है, विचार का है। और वह विचार आज एक सवाल पैदा करेगा कि संविधान लागू होने के 75 साल बाद इस देश की सरकारी नौकरियों में 2% से ज्यादा ग्रेड ए में कोई ओबीसी क्यों नहीं पहुंचा? 9 इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी 48 है, उसमें केवल 9 प्रोफेसर ओबीसी के क्यों हैं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूं, गगन ने वहीं से शोध किया है, सर बीएचयू से हैं, कंचना जेएनयू से पढ़ रही, तमाम विश्वविद्यालयों के लोग हैं। चल के देखिए उन विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन नहीं था तो मुखत से जाते ब्राह्मणों, बाहुर, नाम क्षत्रिय सब वही लोग बैठे हुए थे। चौधरीराम सर जिस जमाने में संघर्ष करके बीएचयू में लड़ रहे थे, मैं चाहूंगा कि सर कभी उस किस्से को भी लिखें कि जब 2-4 दीपक अकेले जलते हैं तो आंधियों से लड़ने का संघर्ष कितना मजबूत रहा होगा, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत रोशनी हम जैसे लोगों को मिल गई। और आज तो इतने लोगों, प्रोफेसर नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, जज नहीं, वकील नहीं, जमीन पर मालिकाना हक नहीं, ठेका है। उत्तर प्रदेश में तो सुन रहा हूं कि सारा ठेका गुजरात के व्यापारियों को दिया जा रहा है और इसको प्रदेश को बेच करके वहां से अपने दोस्त को दूसरा अमीर आदमी, कुछ दिनों पहला अमीर आदमी भी बन जाएगा। उसके बाद फिर एक दिन भाषण होगा रात को 8 बजे, मेरा क्या है, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला लेके चल पड़ेंगे, हमारा और आपका क्या होगा। इसलिए आखिरी सूत्र, आखिरी वाक्य मेरा यह है कि जो जोड़ने का सूत्र है बहुजनों को, 90% कमेरा लोगों को, वो ये कि हमारा हक किस नाम पर छीना गया। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, प्रजापति, कश्यप, निषाद, तमाम वाल्मीकि, पासी, खटीक, इन सारी जातियों के कमेरा लोगों का हक जाति के नाम पर छीना गया। और इनके वाइस चांसलर जाति के नाम पर नहीं है, प्रोफेसर जाति के नाम पर नहीं है, जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, ठेकेदारी में उनका हिस्सा, जमीन का मालिकाना हक, ये इनके पास नहीं है। मुझे यहीं से लड़ाई की एक दिशा नजर आ रही। तो रोशनी पेरियालय सिंह जैसे लोग देंगे, ईवी रामास्वामी नायकर देंगे, लोहिया कांशीराम देंगे, भीमराव अंबेडकर और फूले शाहू देंगे और वर्तमान के सवालों पर हम पर्चा निकाले, गांव-गांव चले, उनसे पूछें कि नीलाम होते विश्वविद्यालयों के बाद क्या आरक्षण बचा? इस देश के सरकारी संपत्तियों के बिकने के बाद कोई आरक्षण, कोई सामाजिक न्याय बचा है?
इस देश में सारी संवैधानिक संस्थाओं की तबाही के बाद क्या कोई संविधान बचा है? और अगर आसान भाषा में वो पर्चा तेवारा के पिछड़े इलाके से लेकर के इधर सराय मीरमबारी से होते हुए दूर दराज के गांव में जिस दिन नहीं गया, माफ करिए, नेहरू हाल की क्रांति इसी कचहरी तक जाते आते दम तोड़ देगी। अगर गांव हम नहीं गए तो हमारे लोगों को हम समझा नहीं पाएंगे। और मंडल का लड़ाई, पेरियार की लड़ाई, संविधान की लड़ाई हम खो देंगे, जिसका लाभ हमें मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आजमगढ़ स्याह अंधेरे वक्त में एक रोशनी दिखाएगा और ये आकर कहेगा कि हाँ, थोड़े मनबड़ हम हैं। जब सब झुक जाते हैं तो रीढ़ पर तन करके संविधान और सामाजिक न्याय बचाने की लड़ाई आजमगढ़ की सरजमीन से लड़ी जाएगी, पूर्वांचल की सरजमीन से लड़ी जाएगी। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।